हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आपका स्वागत है इंडिया के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म भौतिकी प्लस पर। ठीक है, आज बच्चों हम क्या समझने जा रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक समझने जा रहे हैं जिसका नाम है वेपर प्रेशर। अब होता क्या है कि ये जो छोटे छोटे डेफिनेशंस होती हैं, जैसे वेपर प्रेशर हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, तो ये बचपने से हम पढ़ते आ रहे हैं और बचपन में जैसे इसके डेफिनेशन देते थे कि भाई वेपर प्रेशर क्या है, सुनने में लग रहा है प्रेशर ऑफ एन वेपर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द लिक्विड एट विच द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स। ठीक है, तो यानी कि अभी तक हमने, ठीक है, अभी तक हमारा जो 10th के पहले तक का हिसाब था कि भाई हाँ ऊपर ऊपर से हमने चीजें समझ ली, डब्बों वाले फॉर्मूले को पढ़ लिया, लेकिन अब उससे काम नहीं चलेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, चीजों को वास्तविकता में समझना पड़ेगा, वरना हमारे नीट में नंबर नहीं आएंगे। अच्छा, अब दूसरी बात हम करते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर की जो हम बात कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। अच्छा बच्चों, उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज पहले समझनी पड़ेगी। जैसे क्या है, एक होता है इवेपोरेशन और एक होता है वेपराइजेशन। इन दोनों में बीच में फर्क हमें समझना पड़ेगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों के सीजन में जितनी आपकी वाटर बॉडीज होती हैं, जो भी नदी नाले होते हैं, उनका वाटर लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सूखने लगते हैं। ठीक है, तो यानी कि पानी क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अमूमन हमें एक कंफ्यूजन रहता है कि लिक्विड तो जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा है, लेकिन गर्मियों में ऐसा तो नहीं है कि भाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, वो तो 40, 42, 50 जो भी डिग्री सेल्सियस हुआ है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर हमें दो फंडामेंटल्स को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इवेपोरेशन क्या है और वेपराइजेशन क्या है। ठीक है, अब जैसे आप मटका, जो हमारे घरों में मटका यूज होता है, उसका जो ठंडा करने का जो प्रोसेस है उसमें भी वही होता है कि जो पानी से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, और उससे जो कंडेंसेशन हो रहा है बाद में, उसी से चीजें बन रही है। ठीक है, यानी कि हमारे घरों में जो मटका यूज होता है उसमें भी यही प्रोसेस होता है जिससे पानी कूल डाउन होता है। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं, तो इवेपोरेशन जैसे है कि वो हर एक टेम्परेचर पर हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो आपका वेपराइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर हो रहा है। ठीक है, तो हाँ, अब जैसे गर्मी है तो गर्मी में लिक्विड बॉईल हो रहा है, लिक्विड लिक्विड वेपर में बदल रहा है। ठीक है, तो अगर कम टेम्परेचर होगा तो कम तेजी से बदलेगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा तेजी से बदलेगा। लेकिन वेपराइजेशन है जो बच्चों, वो बॉइलिंग पॉइंट का फिनोमेना है, वो बॉइलिंग पॉइंट पर ही लिक्विड बॉईल हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि इवेपोरेशन हर एक टेम्परेचर पर हो रहा है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब जो इवेपोरेशन वेपराइजेशन है, वो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट फिनोमेना है। ठीक बात है, चलिए अब आते हैं अपने उस पर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपकी वाटर बॉटल है। ठीक है, ये तो हालांकि अभी यहाँ पर रखी है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपके कमरे में कोई एक ऐसे ही पानी की बोतल रखी है, आपने मान लीजिए सुबह 9 बजे पानी की बोतल आप रखे, फिर अगले दिन आप जब आएंगे तो जैसे ही आप इसको वाटर बॉटल को खोलेंगे तो पीछे आपको क्या दिखेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगा। जैसे कि मेरे ख्याल से सभी ने, काफी लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा। तो यानी कि हमने देखा कि बॉटल के ढक्कन के पीछे वाटर ड्रॉपलेट्स चिपके हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पानी में क्या हो रहा है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसी चीज को अगर हम हल्के से समझे बच्चों, तो जैसे अगर मैंने बोला कि मैंने कोई एक कंटेनर लिया, ठीक है, तो कंटेनर मतलब वही आपका ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिया, यहां पर ये मैंने पानी ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब पानी को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कंटेनर कर दिया, बंद कर दिया है। अच्छा, अब कुछ समय के बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है कि यहां पर ये लिक्विड क्या होगा, वेपराइज होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है हम वोलेटाइल लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं, अगर नॉन वोलेटाइल होगा तो आपका वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो हम ऑफ कोर्स ही बात है वोलेटाइल लिक्विड का ही केस डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हुआ। अब क्योंकि आपका जो कंटेनर था वो क्लोज कंटेनर था, तो यानी कि जो वेपर जाएगा वो क्या करेगा, वो उस सरफेस से जाकर टकरा जाएगा। अच्छा, टकराएगा तो वेपर क्या हुआ, अभी तक देखिए अभी क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, यानी लिक्विड वेपर में बदल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो वेपर जाके टकराकर फिर से लिक्विड ड्रॉपलेट बन जाएगा, यानी वेपर क्या बन जाएगा, फिर से वो टकराकर लिक्विड बन जाएगा, यानी कि वहां पर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहां पर दो प्रोसेस हो रहा है, एक हो रहा है आपका इवेपोरेशन, और जो दूसरा हो रहा है वो हो रहा है कंडेंसेशन। बताइए, ठीक बात है। तो अब देखिए, अब क्या होगा कि शुरुआत में इवेपोरेशन हो रहा है और फिर वो कंडेंसेशन कर रहा है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, टाइम के साथ यहां पर जो नंबर ऑफ वेपर्स हैं,
ठीक है, जो नंबर ऑफ वेपर्स हैं वो फिक्स हो जाएंगे, वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो हम जानते हैं कि जब चीजों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है यानी कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी थोड़ी देर बाद इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जितनी तेजी से लिक्विड वेपराइज कर रहा है उतनी ही तेजी से जो वेपर बन रहा है वो कंडेंस कर जा रहा है। ठीक बात है। अच्छा, अगर हम केमिकली इस इक्वेशन को देखें तो यहां पर हमें केमिकली कौन सा इक्वेशन दिख रहा है कि H2O लिक्विड और H2O गैस, इसका जो वेपर का बनना। अच्छा, क्योंकि आपने 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, उसमें अगर देखिए, अगर मैं यहां पर इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखता हूं, क्योंकि ये गैस है तो मान लीजिए मैं इसको Kp डिफाइन करूंगा, तो आप देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस। ठीक है, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में प्योर लिक्विड को कंसीडर नहीं करते हैं। अच्छा, क्या आपको दिख रहा है कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर हो रहा है। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर हो रहा है। अच्छा, क्या इसी को हम वेपर प्रेशर बोल सकते हैं? अब देखिए, यहीं से चीजें एनालिसिस करने वाली हैं कि भाई साइंस और मैथ्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। ठीक है, कि भाई साइंस ने हमें ये बता रहा है कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये इक्विलिब्रियम पर आ गए, तो मैथमेटिकली हम क्या देख रहे हैं कि उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर हो जाएगा, वाटर वेपर्स, यानी वही आपका वेपर प्रेशर। अच्छा, तो यानी कि क्या हुआ, फंडा पूरा हमने देख लिया कि लिक्विड वेपर में बदला, वेपर कंडेंस हुआ। ठीक है, ऐसा हो रहा है, फिर वो क्या हो गया, फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, यानी कि जो आप वेपर्स थे वो कांस्टेंट हो गए। अब उस समय जब आपके वेपर्स कांस्टेंट हो गए लिक्विड के ऊपर, उस समय जो सरफेस पर वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उस प्रेशर को हम बोलते हैं बच्चों वेपर प्रेशर। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कि डेफिनेशन, नाम जो सुनने में आ रहा था वेपर प्रेशर, वो तो साधारण सा लग रहा था, लेकिन इतनी साधारण चीज नहीं है, ये चीज थोड़ी सी टेक्निकल है। यानी कि क्या है इसमें कि जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो इक्विलिब्रियम में आने पर होगा क्या, नंबर ऑफ वेपर्स कांस्टेंट हो जाएंगे। तो उस समय पर जो वेपर लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी वेपर प्रेशर माय डियर बच्चों। बोलिए, बात समझ में आ रही है? तो मेरे ख्याल से आज के बाद आप वेपर प्रेशर तो नहीं भूलेंगे। और मैथमेटिकली हमने क्या देखा कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, मतलब वो एक तरह से मैथमेटिकली देखा जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अच्छा, तो हमने अभी तक ये अच्छे से समझ लिया कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब ये भी समझ लें कि वेपर प्रेशर किन पर डिपेंड करेगा, किन पर नहीं करेगा। अच्छा, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो कुछ नहीं बल्कि इस इक्वेशन का, ठीक है, H2O लिक्विड और जो वेपर इक्विलिब्रियम है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और ये सब ये हमको रटा हुआ होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो यानी कि इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो भी किस पर डिपेंड कर रहा होगा, यानी कि वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज, तो हमने टेम्परेचर की डिपेंडेंस देख ली, क्योंकि वो एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए आपका जो वेपर प्रेशर है वो भी किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। अच्छा, अब दूसरी देखिए, दूसरा क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो सॉल्वेंट होगा उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली बाउंड है, यानी आसानी से वो वेपर में नहीं कन्वर्ट होंगे, यानी उस केस में वेपर प्रेशर कम होगा। अगर मान लीजिए किसी में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, यानी एक दूसरे के प्रति वो उतना आकर्षण महसूस नहीं कर रहे, यानी कि वहां पर क्या होगा, जल्दी से वेपर बनेगा। तो यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो आपका वेपर प्रेशर कम। ठीक है, तो यानी कि टेम्परेचर तो हमने देख लिया, और दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट को मैंने कैसे देखा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, तो अगर IMFA ज्यादा तो आपका वेपर प्रेशर कम। ठीक है, क्योंकि ज्यादा का मतलब जो आपके मॉलिक्यूल से बहुत ही टाइटली बॉन्ड है, एक दूसरे से बहुत ही आकर्षित है, बहुत ही अट्रैक्टेड है, तो आसानी से वेपर नहीं बना पाएंगे। अच्छा, अब जैसे बात करते हैं तो हमने क्या देखा, हमने अभी ये देखा कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, तो हमें ये भी समझना बहुत जरूरी हो गया कि वो किन किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता।
अच्छा अब देखिए, अब यानी कि किन किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। अब सबसे पहली बात है, ठीक है, क्या है, अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन। क्योंकि भाई अमाउंट आप चाहे 20 लीटर ले लें पानी, 100 लीटर ले लें, 1000 लीटर ले लें, अब है तो क्या है, एक तो इवेपोरेशन ही हो रहा है, तो वो तो सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब सरफेस एरिया, अब इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर इसको आपको समझना है ना, तो कभी कभार बच्चों को क्या होता है, डाउट आ जाता है। तो मैं क्या बताता हूं कि बच्चों आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। भाई इस जन्म के किए गए पापों का प्रायश्चित हमें इसी जन्म में देना है। तो यानी कि अगर 11th में हमने अच्छे से केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं समझा है, तो हम इस चीज को भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि अभी बोलोगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि भैया ये तो सरफेस पर है, तो अगर सरफेस बड़ी हो जाएगी तो यानी ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है, तब तो यानी वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। लेकिन माय डियर बच्चों, आपको यहां से आपको एक बात समझनी है कि क्योंकि इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होता है, ठीक है, यानी जहां पर आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाए, उसका रेट सेम हो जाए, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो आप सोचिए कि मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया है ना, ये मान लीजिए एक क्लोज कंटेनर लिया और ये एक क्लोज कंटेनर लिया, ठीक है। अब देखने में क्या लग रहा है कि यार इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो यहां से क्या होगा, ज्यादा जल्दी ज्यादा वेपर बनेंगे, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आप थोड़ी ये तो बात सोचिए कि इक्विलिब्रियम, भाई वेपर प्रेशर बनने के बाद कंडेंसेशन भी तो हो रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि यहां वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा, तो भैया कंडेंसेशन भी तो ज्यादा होगा, बोलो। यानी कि इक्विलिब्रियम यानी कि दोनों बराबर हो जाए, तो अगर ज्यादा बड़ा सरफेस ले लिए तो इवेपोरेशन जल्दी, तो इवेपोरेशन जल्दी यानी ज्यादा लोग जाएंगे, टकराएंगे, तो यानी टकराकर भी तो वापस से ज्यादा लोग आएंगे। तो इस तरह से सोचना है कि वेपर ज्यादा बना तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी आपका बढ़ गया, ठीक है। तो इसीलिए हम समझाते हैं कि जो आपका वेपर प्रेशर है, ना तो अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन पर है, ना आपके सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पर है, ना ही आपके शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर पर है। क्योंकि क्या है कि भाई जितनी तेजी से, अगर मान लीजिए कहीं इवेपोरेशन स्लो हो रहा है तो कंडेंसेशन भी स्लो होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का मिश्रण है, ठीक है। अगर कहीं इवेपोरेशन फास्ट हो रहा है तो कंडेंसेशन भी फास्ट होगा, तो एट द एंड आंसर पर आपके फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक बात है। अच्छा, अब जैसे वेपर प्रेशर हमने समझा बच्चों, तो अब क्या है, इसके साथ एक और डेफिनेशन अगर हम समझें, ठीक है, जिसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी एक बहुत ही अंडररेटेड डेफिनेशन है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि भाई बचपन से हमें याद होती है कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बच्चे बोल देते हैं कि द लिक्विड एट विच, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स, ठीक है। लेकिन अब हमें यहां पर समझना है, ठीक है, क्योंकि अब जब तक आप चीजों को गहराई में नहीं पढ़ेंगे, अब वो डब्बे में पढ़ने वाला जमाना नहीं है, उससे हम एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नीट जैसा एग्जामिनेशन तो हम नहीं क्रैक कर पाएंगे, ठीक बात है। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि अगर आपको देखना है, जैसे मान लीजिए कि भाई यहां पर कोई हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो पी एक्सटर्नल वैसे हम 1 atm मानते हैं, लेकिन यहां पर मैंने पी एक्सटर्नल लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे इसका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, यानी कि जो आपके पास लिक्विड था, ठीक है, तो शुरुआत में उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम रहेगा, पी एक्सटर्नल ज्यादा रहेगा, ठीक है। यानी अब धीरे धीरे जैसे भी आप पर प्रोसेस करिए, आप इसको हीट करेंगे, चाहे जो भाई प्रोसेस करें, तो धीरे, अब पी एक्सटर्नल तो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर। तो अब क्या होगा कि पी एक्सटर्नल तो फिक्स है, और हमने बोल दिया है कि पी एक्सटर्नल शुरुआत में बड़ा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। तो यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि लिक्विड का वेपर प्रेशर पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाए, बस बच्चों, उसी समय लिक्विड बॉयल होने लगेगा। यानी कि सरल सी डेफिनेशन क्या बनी कि the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes the same as external atmospheric pressure। बोलिए, बात समझ में आ रही है। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देता है, बॉइलिंग पॉइंट ना लिखकर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लिख देगा। अच्छा, अभी हमने क्या बोला कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अच्छा, अब एक्सटर्नल, अगर
इफ पी एक्सटर्नल को हम 1 एटीएम ले लें तो उसी बॉइलिंग पॉइंट की जगह क्या लिख दिया जाएगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि हम तो पी एक्सटर्नल भैया 1 एटीएम ही तो मानते हैं। यानी कि एग्जामिनर क्या करना चाह रहा है भाई, जो आपकी नीट की एग्जाम है वो सिलेक्शन की एग्जाम थोड़ी है, वो तो रिजेक्शन की है, लोगों को रिजेक्ट करने की एग्जाम है, उनको लोगों को निकालना है। तो वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करें। तो आधे बच्चे तो क्या होंगे कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट देख के ही उनका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है, और वो लोग क्वेश्चन को छोड़ देंगे। लेकिन अपन तो होशियार हैं, अपन बोलेंगे कि यार नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट तो वही होता है जहां पर पी एक्सटर्नल 1 एटीएम के बराबर हो, और हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है जो हम मानते हैं वो तो 1 एटीएम ही मानते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो के बाद आपको जो वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट के जो कंसेप्चुअल डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और इसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। थैंक यू।